हो गए ना पूरे? चलो भाई, गुड मॉर्निंग क्लास। शुरू करेंगे हम लोग। इतने ही लोग, कोई बाहर तो नहीं इस समय? इतने ही लोग हो? ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उस दिन कहाँ थे हम? आपको आइडिया है, याद है कुछ? क्या कर रहे थे उस दिन हम? हम्म? गुरुद्वंश। अच्छा, कहाँ तक हमने छोड़ा था लास्ट में? प्रथम और सेकंड दोनों कर लिए थे हमने। चंदावर का युद्ध तो नहीं किया था ना? नहीं किया था। ठीक है। ठीक है, चलो हम कहानी में वापस आते हैं। मैं आपको थोड़ा कराता हूँ। मैं थोड़ा आइडिया दूँ आपको। देखो, मैं आपको ये बता रहा था कि महमूद ऑफ गजनी के बाद गुरिद अंपायर वहां पे आया, गुरिद वंश वहां पे आया। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 1178 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था गुजरात के रास्ते, जहां पे वो विफल हो गया था, हार गया था। ठीक है, गुजरात के सोलंकी वंश के राजाओं द्वारा। अब देखिए, अब क्या होता है, 1191 का पहला तराइन का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, कौन किसको हराता है पहले बैटल ऑफ तराइन में? पृथ्वीराज चौहान आपके मोहम्मद गौरी को हरा देता है। ठीक है, तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इसके बाद ना अगले साल ही 1192 में मोहम्मद गौरी वापसी करता है। इसे बोलते हैं सेकंड तराइन की बैटल। और इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है। अब देखिए, अलग अलग कहानियां है, पर जो कहानी इतिहास में हम वो पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, बैटल में हराने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बोलता है कि आप राज संभाल लीजिए, मेरे नाम पे संभाल लीजिए। और वो हमें पता क्यों चलता है? इस काल के में एक सिक्के मिले हैं, जहाँ एक तरफ लक्ष्मी माता का चित्र है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सैम लिखा गया है, मतलब मोहम्मद गौरी का जो नाम था। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान कुछ टाइम तक उन्होंने शासन किया मोहम्मद गौरी के अंडर ही। हालांकि बाद में फिर षड्यंत्र रच रहे थे, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। ठीक है, तो ये कहानी चलती है। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज चौहान, सॉरी, मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इसमें एक बड़ी बैटल होती है 1194 की, इसे बोलते हैं हम बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर, इसमें बेसिकली जयचंद को हराते हैं। ठीक है, जयचंद को हराने के बाद ये आसपास के बुंदेलखंड के राजाओं को हरा के उत्तर भारत के बड़े साम्राज्य पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति थे बख्तियारुद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर हम भारत के लक्ष्य की बात करें। गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, हाँ जी। हाँ सर, हमारा फ्राइडे सैटरडे को हम ये क्लास नहीं ले पाए थे, कुछ दिक्कत थी हमें। तो सर, ये हम कौन सा टॉपिक डालें ये बता दीजिए, बाकी हम रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। सर, इतना बता दीजिए। फ्राइडे हमने क्या किया था? फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं कर पाए थे जी। चोल किया था हमने, है ना? देखो, हमने शिवाजी, हमने पाल प्रतिहार राजपूत कर लिए थे, चोल वंश कर लिया था हमने। और बाकी के जी। छोटे छोटे वंश सारे कर लिए थे। और हमने शुरू किया था फिर उसके बाद आपका ये त्रिपक्षीय जो मध्यकालीन भारत शुद्ध किया था। मध्यकालीन भारत में हम चल रहे थे, पाल प्रतिहार राजपूत और चोल हमने कर नहीं लिया था। नहीं सर, मध्यकालीन भारत का हमने पहला लेक्चर अटेंड किया सर। पाल फ्राइडे प्रतिहार सैटरडे कुछ विभागीय दिक्कत के कारण नहीं पढ़ाई ऊपर कर पाए थे जी। है ना, पाल प्रतिहार राजपूत वंश पढ़ लिए हैं। और चोल वंश उसमें पढ़ लिया था। फिर अब ना हम शुरुआत कर रहे हैं इस्लामिक अटैक की। इस्लामिक ओके अटैक हम सर। मोहम्मद गौरी से शुरू करते हैं और उसी की बैटल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, अब देखिए, इसे समझ लो यहाँ पे, फिर बात, क्योंकि ये लिखाऊंगा नहीं मैं आपको, जो मैं समझा रहा हूँ भाई। तो 1194 के चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद ये देखेंगे, अगर भारत का उत्तरी सिरा देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो इस बड़े पार्ट पे मोहम्मद गौरी अपना राज को विस्तारित कर रहे थे। और ईस्टर्न साइड, जो बिहार बंगाल वाले इलाके है ना, यहाँ पे एक व्यक्ति थे बख्तियारुद्दीन खिलजी। बख्तियारुद्दीन खिलजी। ठीक है, बख्तियारुद्दीन खिलजी ने ईस्टर्न इलाके में अपना पूरा आधिपत्य स्थापित किया। ऐसे इस तरह से इन लोगों ने उत्तर भारत पे कब्जा किया। और 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। इसके बाद से हम सल्तनत एरा पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह। ठीक है, अभी हम उस फेज में हैं जहाँ पे कि मोहम्मद गौरी या बख्तियारुद्दीन खिलजी उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश में लगे हैं। इसमें एक दो बैटल और थोड़ा बख्तियारुद्दीन खिलजी के एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम सल्तनत काल शुरू कर देंगे। ठीक है। तो लिखा क्या लिखा था आपने, 1192 की बैटल ना? इसकी बात लिखना।
वो लिखेगा 1192 की बैटल में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, अगले आगे लिखना। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के शासन के अंतर्गत रहते हुए मोहम्मद गौरी के शासन के अंतर्गत रहते हुए कुछ समय तक राजा रहे। कुछ समय तक राजा रहे। इस काल के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। इस काल के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों के एक तरफ माँ लक्ष्मी का चित्र, इन सिक्कों के एक तरफ माँ लक्ष्मी का चित्र, एवं दूसरी तरफ, एवं दूसरी तरफ एवं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सैम अंकित है। मोहम्मद बिन सैम मतलब मोहम्मद गौरी का नाम था, जो मोहम्मद बिन सैम अंकित है। सैम अंकित है, ये मोहम्मद गौरी का ही नाम है। मैंने आपको लिखा होगा शायद पहले कि मोहम्मद बिन सैम, मोहम्मद बिन गौरी एक ही नाम है सर। ठीक है, मोहम्मद गौरी एक ही नाम थे। मोहम्मद बिन सैम अंकित है। तो कई बार क्वेश्चन पहले रिपीट होता था कि किस राजा ने ऐसे सिक्के जारी किए थे जहां एक तरफ लक्ष्मी माता का चित्र है, तो मोहम्मद गौरी लिखना आप। ठीक है, अंकित है, आगे लिखना। तदुपरांत, तदुपरांत मोहम्मद गौरी ने, तदुपरांत मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर, उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य विस्तारित किया। आधिपत्य स्थापित किया, विस्तारित किया लिख लो, बल्कि विस्तारित किया। आगे लिखना। मोहम्मद गौरी के सैन्य कमांडर बख्तियारुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन सैंग मोहम्मद गौरी के सैन्य कमांडर बख्तियार उद्दीन खिलजी ने, हाँ बख्तियार उद्दीन खिलजी ने, बख्तियार उद्दीन खिलजी ने, या फिर बख्तियार खिलजी भी कहते हैं सिंपल, बख्तियार उद्दीन खिलजी ने बिहार एवं बंगाल जीता। बंगाल एवं बिहार जीता। बंगाल एवं बिहार जीता, आगे लिखना। बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। और बंगाल में, और बंगाल में सेन वंश के राजाओं को हराकर, सेन वंश वापस आना उस समय, बंगाल में सेन वंश के राजाओं को हराकर
सेन वंश के राजाओं को हराकर लखनौती में लखनौती लखनौती में अपनी राजधानी स्थापित की। लखनौती में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, इसके आगे की कहानी बताता हूं मैं, भी इतना समझना आप लोग कि मोहम्मद गौरी देखो कहीं ना कहीं ये लाहौर में, लाहौर इनका सेंटर था, मोहम्मद गौरी का सेंटर कहीं ना कहीं लाहौर था, जहां से ये अपना आधिपत्य वेस्टर्न नॉर्थन इलाके में फैला रहे थे। और बंगाल में कहीं, बंगाल में एक जगह पड़ती है लखनौती, जो मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पे बख्तियार खिलजी यहाँ पे बंगाल का शासक बना और इसने अपनी राजधानी लखनऊ में स्थापित की। ठीक है, तो ये अब उत्तर भारत के बड़े स्तर पे इनका शासन स्थापित हो चुका था। ठीक है, अब थोड़ा इनकी मृत्यु की बात करते हैं, कैसे ये लोग मरे। आगे लिखना। बख्तियार खिलजी ने तदुपरांत बख्तियार खिलजी ने तदुपरांत असम के माघ वंश के राजाओं, असम के माघ वंश के राजाओं पर आक्रमण किया। असम के माघ वंश के राजाओं पर आक्रमण किया, जिसमें उसकी हार हुई, जिसमें उसकी हार हुई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, इसी प्रकार 1206 में, इसी प्रकार 1206 में 6 में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में खोखर कबीले, खोखर लिखना, खोखर कबीले, खोखर कबीले के विद्रोह को दबाते हुए, के विद्रोह को दबाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, के दबाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्लियर इतना? तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि मोहम्मद गौरी 1178 से लेकर 1206 तक इस पूरे वो उत्तर भारत के प्रांतों को जीतने में लगा रहा, और फाइनली 1206 में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं कि मोहम्मद गौरी किस कबीले के विद्रोह दबाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, या फिर बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, या फिर बख्तियार खिलजी की राजधानी क्या थी, या फिर बख्तियार खिलजी किस असम के किस वंश के राजाओं को हराते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ बनते हैं इसमें, तो मैंने लिखा दिया आपको। अब हम शुरू करते हैं सल्तनत काल। अगला हेडिंग देना, सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल जो पूरा रहा वो रहा है 1206 से लेके 1526 तक। 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, इसमें ना हम कई सारे वंश पढ़ेंगे। जो वंश हम पढ़ेंगे, देखो मैं अभी लिख लेता हूँ, अभी शुरू में लिख लेना आप। सबसे पहले कौन सा वंश आता है, पढ़ा किसी ने? गुलाम वंश, बिल्कुल सही। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ये कब से कब तक रहा? ठीक है, रहा है 1206 से लेके 1290 तक। फिर कौन सा वंश आया?
हम्म। दूसरा है फिर खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश रहेगा आपका 1290 से लेके 1320 तक। फिर कौन सा वंश आएगा? बिल्कुल सही, तुगलक वंश कब तक रहता है? इसके ना ईयर याद कर लेना, क्योंकि राजा हम आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। 1320 से 1414 तक रहता है। फिर आता है कौन सा? बिल्कुल सही बात, सैयद वंश आता है। सैयद वंश रहता है 1414 से लेके 1451 तक। और लास्ट में कौन सा आता है? लोधी वंश। और ये लोधी वंश रहता है 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, तो ये वंश हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। और इन्हीं वंशों के आधार पे हम आपको मैं अलग अलग राजा बताऊंगा, उन राजा के कार्यकाल, उसका उनका कंट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब हम देखेंगे। तो क्लियर है इतना? इतना क्लियर है ना? तो अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना, आप हेडिंग डालना गुलाम वंश। ठीक है। ये लिख लिया आपने? लिख लिया? अब लिखेंगे, हम गुलाम वंश की बात करेंगे। एक एक करके सारे वंश करेंगे, इनके राजा करेंगे, इनके काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम गुलाम वंश। और गुलाम वंश का वही फिर से टाइम पीरियड वही लिखेंगे, 1200 से 690। और सबसे पहले राजा कौन है गुलाम वंश के? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनका टाइम रहा 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, सबसे पहले राजा पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका टाइम पीरियड इस 1206 से लेके 1210। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, ध्यान से देखना से सर ये मोहम्मद। 1210 है सर, ये 10 है ना, जीरो है ना सर? हाँ 10 है, 1210 जीरो है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के ना देखो, चार मिलिट्री कमांडर थे या गुलाम थे। गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसने स्थापना की गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम बेसिकली मिलिट्री कमांडर था, तो गुलाम कह लेते थे। ठीक है, अब देखिए, मोहम्मद गौरी के चार गुलाम थे मेन। मैं इनकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं आपके लिए, हैं आपके ताजुद्दीन यलदूज। ठीक है, ताजुद्दीन यलदूज कहाँ गद्दी पे बैठे? ये बैठे गजनी, जो था ना गजनी, मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद क्या हुआ, ताजुद्दीन यजदी गजनी की गद्दी पे बैठे। ठीक है, ये यहाँ पे थे। अब मैं बता, इनके फील्ड बाद में बताता हूँ मैं। इसके अलावा एक और गुलाम इनके थे, वो थे नसरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, सर ये नसरुद्दीन कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस गुलाम है जो आप नहीं लिखा सर, रहे हैं? मोहम्मद गौरी के गुलाम है सारे के सारे। इन्हीं का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, नसरुद्दीन कुबाचा कहाँ बैठे? ये बैठे सिंध की गद्दी पे। सिंध उच्च एक जगह है उधर की साइड ही, और मुल्तान यहाँ की गद्दी पे बैठे। इनके जो तीसरे गुलाम थे, ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने एरिया कौन सा संभाला? इन्होंने संभाला लाहौर और दिल्ली वाला एरिया। ठीक है, और चौथे गुलाम इनके थे बख्तियार खिलजी। ये बंगाल की गद्दी पे बैठे।
आपको समझ में आ रहा है कुछ? तभी आगे बढ़ो, वरना ये फालतू चीज लिखाने की जरूरत नहीं है। कभी पूछ लिया क्वेश्चन, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। कई बार पूछ लेते हैं बहुत डीप में, टेक्निकल में। थर्ड बैटल ऑफ तराइन या ये कुबाचा कब कहाँ मरा था, ऐबक कहाँ पे था, खिलजी कहाँ पे था, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ। मैं वहां पे रिपीट नहीं कराऊंगा, यहाँ पे लिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें फिर बाद में दिक्कत ना करे आपको। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। ताजुद्दीन यलदूज गजनी में, नसरुद्दीन कुबाचा सिंध उच्च मुल्तान में, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली में, बख्तियार खिलजी बंगाल में। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जो ये व्यक्ति हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो लाहौर की गद्दी पे बैठे। ठीक है, ये कभी दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठे, लाहौर की गद्दी पे बैठे। अब भारत पे इन्होंने शासन शुरू किया। इन्हें चुनौती किससे मिली? ताजुद्दीन यलदूज से, नसरुद्दीन कुबाचा से, बख्तियार खिलजी से। अब होता क्या है, देखो मैं लिखा ही चुका हूं। बख्तियार खिलजी जो थे, ये तो 12 से 6 में मर गए। एक इनका रास्ता साफ हो गया, खिलजी तो निकल लिए। अब देखिए, ताजुद्दीन यलदूज और नसरुद्दीन कुबाचा एक बड़ी इनके लिए चुनौती थे, खास तौर पे ताजुद्दीन यलदूज। ठीक है, तो ताजुद्दीन यलदूज ना बार बार लाहौर वाले इलाके पे आक्रमण कर रहे थे कि भारत का शासन मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे, कि मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ताजुद्दीन यलदूज को ऐबक तो कुछ नहीं कर पाते, ऐबक इनसे लड़ते रहते हैं, लेकिन ऐबक के बाद ना एक राजा आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इस ताजुद्दीन यलदूज को इल्तुतमिश हरा देते हैं किस बैटल में? इस बैटल को बोलते हैं हम थर्ड बैटल ऑफ तराइन। और ये हुई आपकी 1216 में। ठीक है, तो ताजुद्दीन यलदूज का भी पत्ता साफ। और एक नसरुद्दीन कुबाचा जो थे सिंध उच्च मुल्तान के, ये और बड़े भयानक थे। ये कभी इनकी पकड़ में आई नहीं। ये फाइनली 1226 मालूम से यहां ये हारते हैं और इन्हें मार दिया जाता है। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश। तो ये इन सबके, इनके चारों गुलाम का ये फेट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके एक बड़ी सल्तनत की नींव रखी गई है। शुरुआत का काम मोहम्मद गौरी करके गए थे, फिर थोड़ा बहुत ऐबक ने किया, फिर लास्ट में इल्तुतमिश ने साम्राज्य में बाकी सब गुलामों को मारा। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, बख्तियार खिलजी तो 12 से 6 में मर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो ठीक था, शांति में लाहौर में बैठा हूं। लेकिन ये दोनों बड़ा परेशान किया इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी तरह से लाहौर की या दिल्ली की सत्ता बचा के रखी। लेकिन जब इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश में ताजुद्दीन यलदूज को थर्ड बैटल तराई 1216 में हराया, और कुबाचों को 1226 में हरा के मार दिया गया, 1226-27 में। ठीक है, तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री, इसलिए मैं लिखाऊंगा नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब मैं आपको एक एक करके कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश इनके काम बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, करें आगे से। ठीक है, अब सल्तनत काल हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका कि कैसे इनका एक्सपेंशन हो रहा है। अब सबसे पहले राजा आप फिर से लिखेंगे हम। पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका टाइम पीरियड है 1206 से 1210। ठीक है, इनके बारे में लिखना। मैं लिखाता हूं आपको क्या क्या इनके बारे में लिखेंगे हम। लिखना, आ, इन्होंने इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, और इनकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, इनकी राजधानी लाहौर थी, कुछ और नहीं थी। एक तो इनका गुलाम वंश था, और इनकी राजधानी लाहौर थी। आगे लिखना, आगे लिखना, अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए सुदृढ़ बनाने के लिए इन्होंने कई क्षेत्रीय राजाओं को हराकर
कई क्षेत्रीय राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे लिखना। इनके द्वारा इनके द्वारा कमजोर वर्गों को कमजोर वर्गों को बड़ी मात्रा में दान दिया गया। दान दिया गया जिस कारण इन्हें जिस कारण इन्हें लाख बख्श की उपाधि से भी नवाजा गया है। जिस कारण इन्हें लाख बख्श की उपाधि से भी नवाजा गया है। आगे लिखना। 1210 में 1210 में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई। 1210 में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई। क्लियर है? ठीक है, तो सर ऐबक साहब ने 1294 में ना सर? नहीं 1210, अच्छा सॉरी सर। ये ऊपर लिखा है ना 1210 में ही निकल लिए थे तो। ठीक है, इनकी कुछ कंस्ट्रक्शन भी है, मैं आपको ना इनके जो निर्माण है वो बाद में लिखाऊंगा। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया है। ठीक है, कुतुब मीनार इन्होंने शुरू की थी, और बेसिकली कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में एक, वो भी इन्होंने बनाई थी, वो मैं बाद में भी सेपरेट भी लिखाऊंगा गुलाम वंश खत्म होने के बाद। अभी हम केवल राजा लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगले राजा रखना शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। अगले राजा है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इनका टाइम पीरियड रहा 1210 से लेके 1236। ठीक, क्लियर है आपको? थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ भैया, आगे तब बढ़ेंगे हम। अब तो नहीं, देखो अब देखो, जो ऐबक था ना, ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इससे कराया था, इल्तुतमिश से। ठीक है, ऐबक का एक बेटा भी था जिसका नाम था आराम शाह। ठीक है, नाम था आराम शाह। तो बेसिकली क्या हुआ, जब उसकी डेथ हुई, ऐबक की पोलो खेलते हुए दुर्घटना में डेथ हो गई, तो जितने अमीर थे, नोबल्स थे ना, जो उनके दरबार में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में मंत्री वगैरह थे, उन्होंने आराम शाह को गद्दे पे बैठा दिया। तो कुछ टाइम तक गद्दे पे बैठा, कुछ टाइम मतलब कुछ महीने तक ही बैठ पाया। इस बीच जो इल्तुतमिश था, ये बदायूं का राज्यपाल था। ठीक है, बदायूं का राज्यपाल था, और ये आता है और आराम शाह को हटाकर ये गद्दी पे बैठता है। और इल्तुतमिश के बारे में बात यह है कि इल्तुतमिश फिर अपनी राजधानी शिफ्ट करता है दिल्ली। और अगर आपके क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का स्थापनकर्ता कौन है, तो वो इल्तुतमिश है। ठीक है, इससे पहले सल्तनत काल की राजधानी लाहौर हुआ करती है। ठीक है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि कैपिटल दिल्ली लगे। फिर ठीक है, फिर आगे मैंने बताऊंगा कि कितना इन्होंने राज्य का विस्तार किया। इकता एक सिस्टम इनका, इकता सिस्टम ये लाएंगे। ठीक है, इकता सिस्टम में लाएंगे। चालीसा सिस्टम इनका है। ठीक है, इन सब की बात मैं बताऊंगा आपको आगे। क्लियर है? तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखता हूँ पहला पॉइंट में, इल्तुतमिश के बारे में लिखना। ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह आराम शाह कुछ समय तक राजा बना।
जिसे बदायूं के राज्यपाल इल्तुतमिश ने हराया। या फिर जिसे बदायूं के राज्यपाल इल्तुतमिश ने हराकर सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता पर कब्जा किया। आगे लिखना। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। जिस कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का स्थापनकर्ता कहते हैं। स्थापनकर्ता कहते हैं। आगे लिखता। ठीक है, मैंने पहले लिखा दिया था, यदूज वगैरह को रहा है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ फिर से एक बार। पीछे मैंने बैटन लिखा दिया, बैटन लिखा रहा हूँ तो लिखना। तदुपरांत अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने ताजुद्दीन यलदूज सर ताजुद्दीन नाम फिर से। ताजुद्दीन यलदूज, पीछे लिखा था मैंने ये वाले। इन्होंने ताजुद्दीन यलदूज, ब्रैकेट में लिखना गजनी, कॉमा नसरुद्दीन कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, ब्रैकेट में लिखना मुल्तान, एवं अली। नसरुद्दीन कुबाचा, मुल्तान, वो सिंध उच्च मुल्तान का था ना, तो मुल्तान लिख लो, मुल्तान। एवं अली मर्दान खान, अली मर्दान खान, ब्रैकेट में लिखना बंगाल, अली मर्दान खान, ब्रैकेट में लिखना बंगाल को हराया। ठीक है, बेसिकली अली मर्दान खान ना, जो बख्तियार खिलजी 1206 में मर गया था, उसके बाद वहां पे अली मर्दान खान आ गया था, और ये भी भयानक व्यक्ति था, टाइम टाइम पे विद्रोह करता था। तो इन सबको हराया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने ये सब करके आपको इन्हें एक बड़ा टेरिटरी पे कब्जा किया। ठीक है, क्लियर हो रहा था कि इल्तुतमिश कैसा है, दिल्ली की सत्ता संभाली और आसपास के इलाकों को हरा के इन्हें बड़ा अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब देखो, इनके टाइम में एक और घटना होती है। 1220-21 के आसपास चंगेज खान, सभी को पता होगा आप लोगों को। चंगेज खान तो पता है आपको कौन थे? मंगोल इन्वेडर थे ना, बहुत भयानक आक्रमणकारी थे, किसी को भी मार काट देते थे, भयानक व्यक्ति थे। ठीक है, चंगेज खान ने अटैक किया ईरान में। ख्वारिज्म वंश होता है, ठीक है, लिख रहा हूं यहाँ पे, बता दूंगा आपको फिर। ईरान में उस समय था ख्वारिज्म वंश, ये था आपका ईरान में। इसके राजा थे जलालुद्दीन। ठीक है, तो चंगेज खान ने ईरान पे आक्रमण करा जलालुद्दीन के ऊपर। ठीक है, जलालुद्दीन भाग के क्या करता है, भाग के भारत आता है और इसे बोलता है इल्तुतमिश को कि मुझे अपने इलाके में शरण दे दो। ठीक है, अब इल्तुतमिश को पता था कि अगर मैं जलालुद्दीन को शरण दे दूंगा तो मेरे पे चंगेज खान का अटैक हो जाएगा। ठीक है, चंगेज खान के नाम से हर कोई थर थर कांपता था। अगर चंगेज खान अटैक कर देता तो जितना ही बड़ा पावरफुल इल्तुतमिश होता, सत्ता छोड़ के भाग जाता, क्योंकि चंगेज खान किसी को नहीं छोड़ता था। तो ऐसे समय में इनने बड़े दिमाग से काम लिया इल्तुतमिश ने, और कहा कि भैया जलालुद्दीन साहब, इनके कुछ रिश्ते वगैरह रहे होंगे कुछ, ठीक है, कि भारत की जो आबो हवा है वो आपको पसंद नहीं आएगी, यहाँ के वातावरण में आप रह नहीं पाएंगे, तो मैं आपको शरण नहीं दे सकता, आप लौट जाए वापस। तो ये जलालुद्दीन फिर वापस लौटे, और इस तरह से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इनका कि भारत को चंगेज खान के आक्रमण से इनने बचाया। आप देखेंगे
कि चंगेज खान ने मंगोलिया से लेके यूरोप तक कोई देश नहीं छोड़ा, सारे देश जीते, केवल भारत नहीं जीता। ठीक है, तो वो इन पे श्रेय जाता है हमें, और ये 1220-21 की बात है। क्लियर है? तो लिखना, पैराग्राफ बदल के लिखना, 1220-21 में, 1220-21 में चंगेज खान ने, चंगेज खान ने ईरान के ख्वारिज्म वंश के राजा जलालुद्दीन पर आक्रमण किया। ईरान के ख्वारिज्म वंश के राजा जलालुद्दीन पर आक्रमण किया। चंगेज खान ने ईरान के ख्वारिज्म वंश के राजा राजा जलालुद्दीन पर आक्रमण किया। पर आक्रमण किया, आगे लिखना, इस आक्रमण के भय से, इस आक्रमण के भय से जलालुद्दीन ने भागकर जलालुद्दीन ने भागकर इल्तुतमिश से भारत में शरण मांगी। इल्तुतमिश से भारत में शरण मांगी। इस इस प्रार्थना को इल्तुतमिश ने अस्वीकार करके प्रार्थना को इल्तुतमिश ने अस्वीकार करके भारत को भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया। ठीक है, तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब इनके ना दो प्रशासनिक सुधार की बात करेंगे, एक चालीसा सिस्टम और दूसरा आपका एकता सिस्टम। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ से लिखना, इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने ईरान की ईरान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उठाते हुए ईरान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को उठाते हुए भारत में भारत में निम्न रूप से क्रियान्वित किया। निम्न रूप से क्रियान्वित किया। देखो पहले लिखना आप लोग, पहले इसे हम बोलते हैं, जिसका पूरा नाम लिख रहा हूं मैं आपको, इसे बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी, इसे केवल चहलगानी भी बोलते हैं, इसे हम चालीसा के रूप में भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिखना तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी है चालीसा। ये बेसिकली क्या था, ये ना चालीसा के नाम से समझा रहा होगा, ये 40 इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीर हुआ करते थे। अमीर पता है आपको क्या थे? अमीर कौन होते हैं, बताओ तो। सर ये कोई मतलब पद था ना अमीर का? कौन थे?
कोई मतलब राज्य में कोई उनको स्थान दिया जाता था, ऊंचा कोई पद था ना सर अमीर का नाम। वैसे ही देखो, इंग्लिश में एक वर्ड है आपको, नोबल्स पता है आपको? इंग्लिश में बोलते हैं नोबल्स। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े उच्च अधिकारी, बहुत कुलीन वंश के आने वाले लोग, बहुत शूरवीर मिलिट्री कमांडर टाइप के। तो मतलब कि एक तो होते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स समझ लो आज के दिन के, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल सुपर सीनियर लेवल का आईएएस हो गए, तो वो टाइप के हो गए। तो इन्होंने क्या किया, 40 सबसे महत्वपूर्ण अमीरों का एक समूह बनाया जिसे हम चालीसा कहते हैं, और दरबार के सभी इंपॉर्टेंट कब्जों पदों पर इन्हें नियुक्त किया। इन्हीं की ही चलती थी, मतलब ये मान के चलो कि सुल्तान के बाद जो थे बस ये चालीसा थे जो पूरा शासन व्यवस्था देखते थे। आगे मैं बताऊं आपको कि अमीर ना दो होते थे, वैसे आपको ये लिखाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल, ठीक है, आपसे पूछेंगे नहीं। एल अहल ए शमशीर, अहल ए कलम, ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा। तो इन्होंने 40 की जो लिखा, इन्हें बांटा, सबको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोजीशन दी, और अमीरों को दो में बांटा, अहल ए शमशीर, अहल ए कलम। शमशीर मतलब होती है तलवार। तो बेसिकली ये वाले जो ये थे, तो ये कहीं ना कहीं ये आर्मी से रिलेटेड थे, और ये सिविल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम किया करते थे, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने एक व्यवस्था बनाई, और चालीसा एक बहुत इंपॉर्टेंट समूह हो गया। और इस चालीसा की बात करें, तो चालीसा अगर इंट्रोड्यूस की थी तो इल्तुतमिश ने, चालीसा को खत्म किसने किया? हम्म? ये क्वेश्चन आते हैं वहां पर। इस चालीसा का व्यवस्था को खत्म करने वाला व्यक्ति था बलबन, ठीक है। जब बलबन राजा बना ना, तो उसने कहा कि चालीसा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, चालीसा अपनी मर्जी से जिसे सुल्तान बना दे, किसे मरवा दे, कॉन्स्पिरेसी रच ले। तो सत्ता में आते ही बलबन ने सबसे पहले इस चालीसा को ही खत्म किया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो गई थी बलबन के आते आते, ठीक है। तो ये चालीसा व्यवस्था थी। तो लिखना इसमें चालीसा, चालीसा सल्तनत काल में, चालीसा सल्तनत काल में 40 सबसे महत्वपूर्ण, चालीसा सल्तनत काल में 40 सबसे महत्वपूर्ण अमीरों का एक समूह था, ठीक है। अमीर बोलना आमिर बोलना एक ही चीज है। अमीरों का एक समूह था, समूह था। चालीसा के ये सदस्य, चालीसा के ये सदस्य सल्तनत कालीन प्रशासन के, सल्तनत कालीन प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर विद्यमान थे। सभी महत्वपूर्ण पदों पर विद्यमान थे। तो ये चालीसा मैंने आपको बता दिया, ये लिखा दिया मैंने आपको। ये लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं आपसे इतना डिटेल में पूछेगा, ठीक है, कि अहले शमशीर कौन थे, अहले कलम कौन थे। अगर आपसे पूछेगा तो शमशीर से पता है, शमशीर एक वर्ड है जिसका मतलब तलवार होता है, ठीक है। कलम आप पता ही है कि इसका मतलब पेन होता है। तो शमशीर वाले मिलिट्री वर्क से कर रहे हैं, और वो आपके सिविल वर्क से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे पूछे तो आप इतना याद रखना, वैसे पूछेंगे नहीं आपसे। तो ये चालीसा का ये हिसाब था, जो सबसे महत्वपूर्ण पदों में चालीसा रहते हैं, ठीक है। तो एक तो देखो तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी या चालीसा व्यवस्था लाते हैं। दूसरा ही लाते हैं एक व्यवस्था जिसका नाम है इक्ता व्यवस्था। देखो इक्ता व्यवस्था क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखा दूंगा फिर यहाँ पे समझ लो पहले एक बार इसे। इनका जो पूरा राज्य था मान लो, ठीक है, इनने अपने पूरे राज्य को ना छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, और हर प्रशासनिक इकाई को इन्होंने कहा कि दिस इज इक्ता, ठीक है। इसे कहा है कि इक्ता है। इस इक्ता का अधिकारी कौन होता था? इसका अधिकारी होता था मुक्ति, ठीक है। इसका अधिकारी मुक्ति होता था, ठीक है। तो इसका काम क्या था? इसके दो काम थे इस एकता में। एक काम था मुक्ति का कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा कि कानून का प्रशासन चल रहा है नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा काम था यहाँ पे कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करेगा,
समझ रहे हो बात को? हर एक इक्ता में, जैसे इस इक्ता की बात करें हम, तो इस इक्ता का एक मुक्ति होगा, और मुक्ति का काम क्या होगा इसमें? एक तो यहाँ पे कानून व्यवस्था का प्रशासन करना, दूसरे यहाँ से जितना भी राजस्व इकट्ठा हो रहा है वो इकट्ठा करता था, कुछ अपने खर्चे के लिए रखता था, बाकी सारा राज दरबार में चले जाता था। तो जितनी भी मुक्ताएं थी ना, इसका से फायदा क्या हुआ इल्तुतमिश को, कि इसका पूरा शासन व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई। ठीक है, कि हर जगह इसका बहुत अच्छा शासन चल रहा था, और वहां पे हर जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता था, रेवेन्यू भी इजीली कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये इनकी एक व्यवस्था थी, इक्ता सिस्टम। और ये मुक्ति जो था, मुक्ति के लिए इन्होंने कुछ व्यवस्था कर रही थी कि ये मुक्ति जो होगा, ये पद, ये नॉट हेरिडिटरी होगा, ये वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम जानते नहीं कि जमींदारी प्रथा की तरह लग रहा है ना आपको ये, तो जमींदार तो वंशानुगत होता था, ये वंशानुगत नहीं होता था। अब मैं मुक्ति, तो ऐसा मतलब नहीं कि मेरा बेटा ही मुक्ति होगा, हटा दिया जाता था। और ऐसा नहीं कि ये मुक्ति आपकी तो हमेशा यहीं पे रहोगे, तो बेसिकली ये ट्रांसफरेबल जॉब भी थी, ये मुक्ति ना हमेशा ट्रांसफर होते रहते थे। तो एक तरह से बेसिकली मुक्ति एक तरह से अधिकारी हो गए, वंशानुगत नहीं है, ट्रांसफर भी हो रहा, तो अधिकारी टाइप के हो गए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, राजस्व प्रशासन वहां पे देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था अपने टाइम की मानी जाती है, मुक्ति व्यवस्था। ठीक है, तो लिखना इक्ता व्यवस्था में, इसके अंतर्गत इल्तुतमिश ने इसके अंतर्गत इल्तुतमिश ने अपने राज्य को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों, अपने राज्य को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों, उसमें लिखना इक्ता में विभाजित किया, छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों मतलब इक्ता में विभाजित किया। इन इक्ता का अधिकारी मुक्ति हुआ करता था, इक्ता का अधिकारी मुक्ति हुआ करता था। आगे लिखना, मुक्ति के मुख्यतः दो कार्य हुआ करते थे, मुक्ति के मुख्यतः दो कार्य हुआ करते थे। पहला, पहला लिखना, इक्ता में, इक्ता में कानून एवं प्रशासन कायम रखना, इक्ता में कानून एवं प्रशासन कायम रखना। दूसरा है, इक्ता से राजस्व संग्रहण करके, इक्ता से राजस्व संग्रहण करके इक्ता से राजस्व संग्रहण करके शाही खजाने में जमा करना। शाही खजाने में जमा करना। ठीक है, दो कार्य लिख लिया, अगली लाइन से लिखना, विदित रहे कि, विदित रहे कि मुक्ति का पद वंशानुगत नहीं होता था, मुक्ति का पद वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत नहीं होता था, और उसका, और उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता था। स्थानांतरण भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिकली हमारे कुछ वो थे प्रशासनिक सुधार। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ में इसके कुछ एक वो लिखा रहा हूँ, वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार के इसने दो तरह के सिक्के जारी किए थे, एक इसने किया था तन का,
दो सिक्के जारी किए थे, एक तनका किया था जो कि सिल्वर या चांदी का कॉइन था, और दूसरा आपका जीतल जो आपके कॉपर का होता था, तांबे का सिक्का। ठीक है, तो अगले लाइन से लिखना, इल्तुतमिश द्वारा इल्तुतमिश द्वारा चांदी का सिक्का, चांदी का एक सिक्का तन का, चांदी का एक सिक्का तन का एवं तांबे का एक सिक्का जीतल, तांबे का एक सिक्का जीतल भी जारी किया गया। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैंने आपको इसके बारे में बताया सारा कि ये इल्तुतमिश था, इससे इक्ता 40 सिस्टम लाया, वो जो जलालुद्दीन का आक्रमण हमने देखा ही है। इसके अलावा देखो इसका सॉरी तनका और जीतल भी हमने देखा, तो ये सारे इसके रिफॉर्म्स थे, इसके सारे काम थे। इसके मिलिट्री अभियान भी देखे, कुबाचा को हराना हो, ताजुद्दीन जल्दूज को हराना हो, अली मर्दान खान को हराना हो, तो इल्तुतमिश। ठीक है, 36 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये था। अब देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। अब देखो मैं हमारा टाइम इस पे ज्यादा दिखेगा, पर आप ना जब भी पढ़ो सल्तनत कालिया उससे पहले एक राजा के नाम लिख लिया करो, तो आपको ना इजी रहेगा। तो आपको ना सारे राजा लिखा आता हूँ, फिर आपको थोड़ा इजी भी रहेगा। और वैसे आपको एक चीज और भी पता चलेगी इसमें, सबसे पहले राजा कौन थे बताओ? कुतुबुद्दीन थे, मैं छोटे में लिख रहा हूँ, ये 1206 से 10 तक रहे। ठीक है, फिर कौन थे? इल्तुतमिश, ये कब से रहे? 10 से लेके 36 तक रहे। ठीक है, फिर आए आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, 1236 तक ही रहते हैं। इसके बाद कौन आती है? रजिया बेगम, रजिया सुल्ताना, ये एकमात्र शासक रही है दिल्ली सल्तनत की जो महिला थी। ठीक है, ये रही है 1236 से बिल्कुल सही 40 तक। फिर आपके बहराम शाह आते हैं 1240 से 1242। देखो रुकनुद्दीन फिरोज शाह में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहराम शाह में बस ये लिखा दूंगा, इसके टाइम पे पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं नसरुद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद, मसूद शाह आते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, आप बहराम शाह फिर नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद आते हैं, मसूद आते हैं। ठीक है, 46, फिर महमूद 1246 से 66। ठीक है, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ना कुछ वंश आएंगे हम, जैसे आपने ना कुतुबुद्दीन का वंश क्या देखा आपने? नहीं, ये तो गुलाम वंश के सारे लिख रहे हैं हम, इनमें सर भी ये अलग अलग। रजिया के नीचे क्या, सर ये रजिया के नीचे क्या है? डी ये है कि ये नीचे बहराम, रजिया के नीचे? बहराम शाह, बहराम शाह। ठीक है, मैं आपको पहले लिखा देता हूँ, फिर आपको लिखाता हूँ, रुको। बलबन आ गया 1266 से 86, क्या कुबाद, फिर आता है कयूमर। ठीक है, मैंने सारे शासक लिखा है, मैं इसका प्रयोजन मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इसमें देखो सारे गुलाम वंश है, लेकिन इसमें भी अलग अलग डायनेस्टी आती है। ठीक है, अब देखना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये साहब कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जिस वंश के थे, इनके वंश को बोलते हैं हम मामलुक वंश, मामलुक वंश। ठीक है, देखो गुलाम वंश तो इस पूरे वंश को कहा जाता है ना, क्योंकि ये किसी गुलाम ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अपने आप ही किसी, उनकी एक डायनेस्टी थी, इनकी डायनेस्टी थी मामलुक वंश। इसके बाद देखिए अब नई डायनेस्टी शुरू हो गई ना, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश है, इनके बाद इनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज बन रहे हैं, इनकी बेटी रजिया सुल्तान बन रही है। ठीक है,
ये जो बहराम शाह इनके बेटे थे, मसूद शाह इनके पोते थे, नसरुद्दीन इनके बेटे थे, तो ये सारे राजा बन रहे हैं, तो एक वंश आ रहा है। तो ये पूरा वंश आपका 66 तक, ये है जो वंश रहा है, ये रहा है प्रथम इलबारी वंश। कई बार ना पूछ लेते हैं कि प्रथम इलबारी वंश के कौन है, द्वितीय के कौन है, ठीक है। इसके बाद देखिए राजा बनते हैं बलबन, कैकुबाद और कय्यूबर इनके पोते वोते थे, तो ये अलग वंश है और इस वंश को हम बोलते हैं द्वितीय इलबारी वंश। द्वितीय इलबारी वंश, ठीक है। तो ये वो याद आ गया इसलिए मैं लिखा दिया आपको। ये पूछ सकते हैं कि मामलुक वंश का इनमें से कौन सा राजा था, प्रथम इलबारी वंश का कौन सा राजा था, या फिर सेकंड इलबारी वंश का कौन राजा रहा है। और ये इससे इनकी टाइमलाइन भी पूरी हो गई कि ये सारे राजा हम देखेंगे कौन कौन क्या थे। क्लियर इतना? तो आगे बढ़ सकते हैं अब हम। ये मसूद शाह। सर ये ठीक है, बलबन के नीचे क्या लिखा है, बलबन? बलबन के नीचे कैकुबाद। मैं फिर से बता दूं, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया बेगम, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, कयूमर। ठीक है, ये सारे राजा मैं आपसे बात करेंगे इसकी। करें आगे करें। अब देखिए हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश किया, दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगले सुल्तान लिखेंगे आप, लिख लिया? ठीक है, अगले लिखते हैं हम। अगले जो राजा इनके हैं वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये जो वंश है ना इल्तुतमिश का वंश, इल्तुतमिश का वंश में आपको एक चीज बताता हूँ। इल्तुतमिश जो व्यक्ति हैं, अब देखिए इनके ना बेटे थे, और कौन बेटे थे मैं लिखाऊंगा नहीं, आप बस समझने की कोशिश करना। इनके एक बेटे थे महमूद। ठीक है, महमूद थे इनके बेटे, में एस लिख रहा हूं यहाँ पे, मतलब एस मतलब सन होता है, ठीक है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी इनके बेटे थे, सन। रजिया इनकी डॉटर थी। ठीक है, बहराम शाह इनके बेटे थे, मसूद शाह इनके ग्रैंडसन थे, पोते थे, और ये नसरुद्दीन महमूद इनके बेटे थे, सन थे। ठीक है, अब देखना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सब इल्तुतमिश के थे। अब ये जो महमूद साहब हैं, ये मर गए थे, इनकी इल्तुतमिश से पहले ही मर गए थे। ठीक है, अब देखो ये इसके आपको फैमिली ट्री याद नहीं करनी है, आपको उसकी कहानी याद रखनी है। मैं इसलिए आपको ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ कि कौन कैसे मरा, क्या मरा, ये तो और लंबी कहानी हो जाएगी। अंधा अंधा कराते थे, ये कराते थे, वो उसमें नहीं जा रहे हम, बस ये याद रखना। अब देखो इल्तुतमिश के टाइम पे महमूद मर गया, महमूद उनका प्रिय बेटा था और उसे राजा बनाने चाहते हैं, लेकिन ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड 1229 में महमूद निकल लिया था। अब देखिए ये सारे बचे कि कौन राजा बनेगा कौन रानी बनेगी। इल्तुतमिश के टाइम पे जो ये महिला है हमारी रजिया सुल्ताना या रजिया बेगम, सुपर टैलेंटेड महिला। ठीक है, तो कहते हैं कि इल्तुतमिश जितने 26 साल कार्य में रहा अपने, तो इनके जितने प्रशासनिक सुधार थे सभी चीजों में रजिया बेगम ने इसे साथ दिया, और बचपन से ही इल्तुतमिश पहचान चुका था इनकी कैपेबिलिटी। और रजिया बेगम बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी थी कि इल्तुतमिश के बाद रानी यही बनेगी। लेकिन उस समय का काफी ऑर्थोडॉक्स समाज था, रूढ़िवादी समाज था। तो जब इल्तुतमिश की डेथ हुई 36 में, तो सबने सोचा कि रजिया रानी बनेगी, सभी को ही लगता था, जनता को ही लगता था। लेकिन जो मुल्ला मौलवी थे उन्होंने मना कर दिया। इनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया 1236 में राजा। ठीक है, कुछ टाइम तक ये राजा रहे। अब रजिया बेगम जो थी, ये बाहर निकली एक दिन। इस्लाम में माना जाता है कि लाल कपड़ा पहन के आप इंसाफ की मांग कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, बाहर निकलती दिल्ली में और एक बड़ी सी मस्जिद में जाती है,
और वहां जनता है होती है, जनता को बोलती है कि देखिए आप सब जानते हैं रानी तो मुझे ही बनाया गया था बेसिकली, इल्तुतमिश जो आपके सुल्तान थे मुझे ही चाहते कि रानी बने। जनता भी इनके साथ पूरी थी और जनता ने इनका सहयोग किया। और इस तरह से रजिया बेगम ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जनता की सहायता से हटाया और 4 साल भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर राज किया। अच्छा राज था, लेकिन ये ज्यादा लंबे टाइम तक राज नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि जो मुल्ला मौलवी थे और बाकी की जो मिलिट्री कमांडर थे ना, मैं बताया ना चालीसा बहुत स्ट्रांग थी, चालीसा स्ट्रांग थी, बाकी जो अलग अलग जगह के राज्यपाल थे बहुत स्ट्रांग थे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते थे किसी महिला के अंडर हम शासन करें। इस्लामिक समाज उस समय कितना कट्टर रहा होगा सोचो, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं था। फाइनली 1240 में इनके विद्रोह इनके खिलाफ करके इनकी हत्या कर देते हैं और रजिया सुल्तान का काल खत्म होता है। रजिया सुल्तान एक महान शासक रही हैं। उनके बारे में मिनाज उस शिराज, उस टाइम के एक बहुत बड़े लेखक थे, वो लिखते हैं कि एक काबिल सुल्तान में जितनी भी गुण होनी चाहिए, जितनी भी काबिलियत होनी चाहिए, वो सभी रजिया सुल्तान के अंदर थी। बस एक कमी थी कि वो लड़की थी बस, ठीक है। तो ये रजिया सुल्तान की, तो मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको कि ये क्या क्यों चेंज हो रहे हैं। फिरोज को हटा के ये बन गया, ये मरे तो बैराम शाह बन गया, फिर ये, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना 36 से लेके 46 तक का, खासतौर पे बड़ा अनस्टेबल टाइम पीरियड है, ठीक है। तो लिखना रुकनुद्दीन फिरोज में लिखना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 लिखना इसमें, ठीक है, इसमें लिखना। ये एक नाकाबिल सुल्तान थे, ये एक नाकाबिल सुल्तान थे, जिन्हें एक जन विद्रोह में हराकर, जन विद्रोह में हराकर रजिया अगली सुल्तान बनी, ठीक है। अगला लिखना आप, रजिया सुल्ताना भी कहते हैं इन्हें, रजिया बेगम भी कहते हैं। ये है रजिया सुल्ताना 1236 से 1240। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना थी और ये इल्तुतमिश की चाहत के अनुसार, इल्तुतमिश पहले से चाहते हैं कि रजिया सुल्ताना बने और ये बनती भी, ठीक है। इनके बारे में लिखना, रजिया एक काबिल शासक थी, काबिल शासक थी। आगे लिखना, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल के दौरान एक गुलाम व्यक्ति जमाल याकूत, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक गुलाम व्यक्ति जमाल याकूत को, जमाल याकूत को एक महत्वपूर्ण पद, आमिर ए आखुर, जमाल याकूत को एक महत्वपूर्ण पद आमिर एक आखुर पर नियुक्त किया, पर नियुक्त किया, जिससे चालीसा के सदस्य नाराज हो गए या रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, जिससे चालीसा के सदस्य क्रोधित हो गए। आगे लिखता, रजिया के याकूत के संग, रजिया के याकूत के संग प्रेम प्रसंग के चर्चे भी चलने लगे।
याकूत के संग प्रेम प्रसंग की भी चर्चा चलने लगे। जिस कारण निजाम उल मुल्क जुनैदी जिस कारण निजाम उल मुल्क जुनैदी एवं बठिंडा के राज्यपाल अल्तूनिया एवं बठिंडा के राज्यपाल अल्तूनिया बठिंडा के राज्यपाल अल्तूनिया के नेतृत्व में कई विद्रोह हुए। कई विद्रोह हुए जिनसे लड़ते हुए 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई। जिनसे लड़ते हुए 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई। एक लाइन और लिखना। तत्कालीन इतिहासकार मिनहाज उस शिराज मिनहाज उस शिराज इतिहासकार मिनहाज उस शिराज रज़े के बारे में लिखते हैं कि रजिया में वे सारे गुण थे। रजिया में वे सारे गुण थे सारे गुण थे जो एक काबिल सुल्तान में होते हैं। जो एक काबिल सुल्तान में होते हैं सिवाय इसके कि वह एक महिला थी। सिवाय इसके कि वह एक महिला थी। ठीक है, तो ये सब एक कहानी थी। देखो, रजिया अपने आप में बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, अच्छा सैन्य अभियान भी करती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, एक तो महिला थी, दूसरी बात उनने एक गुलाम को इतनी बड़ी पोजीशन दे दी थी, तो इनके खिलाफ अफवाह वगैरह फैलाई गई, सारे के सारे अमीर इनके खिलाफ हो गए, जगह जगह विद्रोह से लड़ती रही। बाद में जमाल यकूत की हत्या भी करा दी गई। इससे बचने के लिए ना अल्तुनिया से शादी भी की, लेकिन तब भी ये विद्रोह से नहीं निपट पाई और 1240 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये इनका वो था और बहुत अच्छी शासक हुआ करते थे टाइम की। तो ये थे रजिया सुल्तान। अगले राजा लिखना बहराम शाह। ठीक है, इनके टाइम पे कुछ नहीं हुआ, तो बस एक अटैक हुआ था, वो लिखेंगे हम। लिखता, यह एक कमजोर शासक थे, या एक कमजोर शासक थे, कमजोर शासक थे। इनके कार्यकाल में इनके कार्यकाल में भारत में पहला मंगोल आक्रमण भारत में पहला मंगोल आक्रमण तैर बहादुर, इसका नाम तैर बहादुर है, ठीक है, जो अटैक करता था, तैर बहादुर के नेतृत्व में भारत में पहला मंगोल आक्रमण तैर बहादुर के नेतृत्व में
1241 में लाहौर में हुआ? ठीक है, देखो भारत पे ना बहुत मंगोल आक्रमण हुए हैं। 5 बहुत महत्वपूर्ण, मैं सारे लिखाऊंगा। एक तो ये है तैर बहादुर का आक्रमण, ठीक है, इनके टाइम पे। एक अब्दुल्ला का आक्रमण है, जलालुद्दीन खिलजी का। एक कुतलुब खाजा का आक्रमण है, अलाउद्दीन खिलजी का। एक तरमाशरीन खान का आक्रमण है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है। और लास्ट में आपके तैमूर लंग का आक्रमण, ठीक है, उसे मंगोल भी मान लेते हैं कई बार, जो कि 1398 में हुआ था, जब वो थे लास्ट वाले तुगलक थे। ठीक है, तो ये एक आक्रमण है। इसलिए सबसे पहला आक्रमण, ये याद रखना डेट को, 1241 में बैराम शाह के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट, बाकी नहीं है। अगले याद रखना मसूद शाह। ठीक है, मसूद शाह भी बहुत कमजोर शासक थे, और सारी सत्ता चालीसा के लोग ही संभाला करते थे। तो लिखना मसूद शाह में, यह भी एक कमजोर शासक थे। कमजोर शासक थे, और सत्ता का संचालन चालीसा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो ये आपके मसूद शाह थे, इनके बारे में कुछ नहीं है। अगले लिखना नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह। देखिए इनके काल में, देखो इनके काल में इंपॉर्टेंट क्या था, ये भी एक पपेट रूलर थे, मतलब ये बिल्कुल कठपुतली शासक थे। इनके टाइम पे एक व्यक्ति आते हैं, उलुग खान। उलुग खान कौन है? उलुग खान है बलबन का नाम। ठीक है, ये याद रखना आप लोग ना, कई बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। अली गुरशाब कौन था? किसका नाम था अली गुरशाब? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, उलुग खान कौन था? बलबन था। तो ऐसे नाम पूछे जाते हैं कई बार, तो इसलिए लिखा रहा हूँ। तो इसके काम काम पे टाइम पे ना, इसे उलुग खान को वजीर का पद दे दिया था। एक तरह से वजीर का एक पद होता था, एक तरह से नायब ए मामलिकात। ठीक है, तो इसके टाइम पे बलबन पे नायब मामलिकात का पद आ गया था, और शासन की बागडोर बलबन के हाथों में ही रही। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह भी इससे कराया था, नसरुद्दीन महमूद शाह से। ठीक है, और 20 साल जो ये शासन करता था नसरुद्दीन महमूद शाह, सत्ता से बेदखल ही था, बेसिकली राजा था लेकिन शासन बलबन ही करता था। और लास्ट में बोलते हैं कि 1266 में बाबर ने, बलबन ने इसे जहर देके मरवा दिया, और फिर इसके बाद बलबन राजा बनता है, जो हमने देखा है अभी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में। इसमें लिखता है, यह एक कठपुतली शासक था। यह एक कठपुतली शासक था, और सत्ता की बागडोर, और सत्ता की बागडोर नायब ए मालिकात, मामलिकात, और सत्ता की बागडोर नायब ए मामलिकात, ए मामलिकात, मामले होते हैं ना, मामलिकात, नायब ए मामलिकात, नायब ए मामलिकात उलुग खान, मामलिकात उलुग खान, उलुग खान, ब्रैकेट में लिखना बलबन। ठीक है, बलबन का असली नाम था बलबन, के हाथों में रही। आगे लिखना, इसी काल में
इसी काल में इमादुद्दीन रहमान, इस काल में इमादुद्दीन रहमान, इमादुद्दीन रहमान ने विद्रोह किया, रहमान ने विद्रोह किया, जिसे बलबन ने सफलतापूर्वक दबाया। ठीक है, इमादुद्दीन, इमादुद्दीन रहमान, इमादुद्दीन रेहान एक ही चीज है। ठीक है, तो वहां पे ब्रैकेट में रेहान भी लिख देना अगर पूछे तो। इमादुद्दीन रहमान, इमादुद्दीन रेहान। ठीक है, इमादुद्दीन रहमान ने विद्रोह किया जिसे बलबन ने सफलतापूर्वक दबाया। लास्ट में एक लाइन जोड़ देना कि बलबन द्वारा 1266 में, बलबन द्वारा 1266 में नसरुद्दीन की हत्या कर सत्ता हथियाई गई। बलबन द्वारा 1266 में नसरुद्दीन की हत्या कर सत्ता अपनाई गई। ठीक है, अगले आ जाता है कुछ महानतम शासन कह सकते हैं इनका, गयासुद्दीन बलबन। इनका टाइम पीरियड रहा है 1266 से 1286। अब देखो मैं भी बात बताता हूँ, बलबन जो था, बलबन शाही खून का नहीं था। ठीक है, ये जो थे ना सारे में रुकनुद्दीन फिरोज वगैरह सब इल्तुतमिश के बेटे बूटे पोते थे, तो ये शाही खून का नहीं था। तो इसके अंदर हमेशा एक डर था कि चालीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चालीसा मेरा सफाया कर देगी। तो सबसे पहले इसने क्या किया बलबन ने, देखो इसका कारनामा देखना आपने, इसने रिलीजन को, धर्म को पॉलिटिक्स में मिला दिया। ठीक है, देखो उस समय आपको पता है कि राजा का शासन जो होता था उसमें मुल्ला मौलवियों की खूब चलती थी, तो उन्होंने धर्म में राजनीति को मिला दिया, मुल्ला मौलवियों को खुश कर दिया, तो मुल्ला मौलवी ने इसके रूल का समर्थन किया। फिर दूसरा इसने क्या किया, इसने अपने आप को बताया कि मैं हाई ब्लड का हूं, मैं बहुत उच्च खून का हूं। नहीं था वली, लेकिन चालीसा को दिखाने के लिए इसने कहा मैं बहुत उच्च खून का हूं, और मैं ईरान का एक वो है, एक बहुत लेजेंडरी फिगर है, आफरासियाब। ठीक है, मैं बहुत उच्च खून का हूं, मैं आफरासियाब का वंशज हूं। ठीक है, और मैं जिल्ले इलाही हूं। जिल्ले इलाही मतलब सोचते हो आप? सर ईश्वर की परछाई। हाँ, ईश्वर की परछाई या लाइट ऑफ ईश्वर बेसिकली, कि मैं अल्लाह की परछाई या अल्लाह की नूर हूँ बेसिकली। तो मैं आप जैसा नहीं हूं, मैं बहुत हाई ब्लड का हूँ। ठीक है, सर बुक में यही लिखा था, मतलब ईश्वर की परछाई हिंदू के हिसाब से या मुस्लिम के अल्लाह की परछाई। हाँ वो इससे एक ही चीज है वो। ठीक है, इसके अलावा देखो इन्होंने, इसने ना अपनी वो अपनी पोजीशन को सुदृढ़ करने के लिए ना कुछ प्रथाएं शुरू की, ईरानी प्रथाएं, जैसे पाबोस। पाबोस में क्या होता था, जो भी, जैसे मैं महाराज हूं ना, जो भी अंदर आएगा सबसे पहले सुल्तान के पैर ऐसे छुएगा। ठीक है, एक होती है आपकी नौरोज। नौरोज क्या होता था, जब सुल्तान का बर्थडे होता था 9 दिन तक ये त्योहार चलता था, 9 दिन तक सुल्तान का बर्थडे मनाया जा रहा है। एक होता था सजदा। ठीक है, सजदा में क्या होता है, कमर तक ऐसे झुक के नहीं, नीचे ऐसे झुक के ऐसे करते हैं, तो दैट इज सजदा। तो ये सारी नहीं प्रथाएं सर, इसने की। सर इन्होंने तो शायद ये रूल चालू किया था कि जो भी आएगा पहले इनके पैरों में जो जूती पहनते थे उसका चुम्बन लेगा, फिर सर जो भी करेगा, शायद मतलब ऐसे ही था। अब वो मैंने लिखा है ना कि पाबोस, पाबोस नौरोज सजदा तीनों चीजें होती थी। मतलब अंदर तक जाते हुए ऐसे से करके जाते थे, फिर पैर चूमते थे, फिर ऐसे से करके वापस आते थे। तो पाबोस, सजदा, नौरोज सारी प्रथाएं ने शुरू की थी कि मैं अपने आप को बहुत हाई ब्लड का हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने आप को बताया कि मैं बहुत उच्च ब्लड का हूँ। और बाद में क्या किया, चालीसा जो थी हमारी, चालीसा, चालीसा को डिसबैंड कर दिया, मतलब चालीसा खत्म कर दी इसने। ठीक है, तो ये सब इस में किए और अपने आप को बहुत उच्च शरीर ऊंच का दिखाया। इसने अपने दरबार में जितने जब रिलीजन पॉलिटिक्स को मिलाया ना, जो जितनी भी नॉन इस्लामिक वो थी ना प्रथाएं, सब नॉन इस्लामिक प्रथाएं इसने बंद कर दी। मतलब कि दरबार में मदिरा पान नहीं चलेगा, संगीत नहीं होगा, नृत्य नहीं होगा, कोई खुल के हंस के आवाज नहीं बात करेगा,
ठीक है, 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, ये सब चीजें इसने यहाँ पे शुरू कर दी थी बलबन ने। तो इन सब प्रथाओं से इसने अपने आप को बहुत अलग दिखाया और बड़ा कट्टर किस्म का आदमी था, भयानक। इसकी एक पॉलिसी है लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। लौह एवं रक्त की नीति क्या है इसने, इसके टाइम में मेवात है, मेवात मतलब हरियाणा वाला एरिया है, मेवाती कुछ लुटेरे होते थे, लूटपाट करते थे, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। तो इसने क्या किया, इनसे बिल्कुल भयानक रूप से निपटा। इसने अपनी सेना भेजी और मेवात में मेवातियों के जितने गांव थे, बच्चे महिलाएं, सबको मरवा दिया, जलवा दिया, गांव के गांव समाप्त कर दिया। तो इसकी लॉ रखी नीति थी, बहुत भयानक स्ट्रिक्ट इसका शासन था। कहते हैं कि इसके दरबार में कोई हंस नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, जो बोलता वो कटवा देता था। तो बहुत उच्च नीति वो ऐसी नीति का था। और खुद बोलता था कि मैं बहुत हाई ब्लड का हूँ, मैं बहुत उच्च खून का हूँ, मैं एक रॉयल ब्लड का हूँ, मैं आफरा सियाब का वंशज हूँ। मेरे सामने जब कोई लो ब्लड का आ जाता है ना, निम्न रक्त का आ जाता है, मतलब छोटी जात का मान लो एक तरह से इस्लाम में, तो मेरी अपने आप तलवार पे हाथ चले आता है, मैं उसकी गर्दन काट देता हूँ। तो उसके सामने कोई जाता नहीं था ऐसे वैसे, तो भयानक व्यक्ति था ये, ठीक है। पर हालांकि जो उसने 20 साल शासन किया ना, इसने अपना एम्पायर एक्सपेंड नहीं किया। ये टाइम था जब मंगोल अपनी सत्ता के चरम पे थे, ठीक है, मंगोलों ने पूरी दुनिया में बाजा बजा रखा था सबका, ठीक है। तो इसने इतना भयानक रूल किया कि भाई मंगोलों को भारत में आने नहीं दिया। इसने अपने सारे मिलिट्री कमांडर, अपने बेटों को, सबको भेज दिया। एक बेटा तो मर भी गया था मंगोलों से अटैक में, लेकिन ये इसका एक कंट्रीब्यूशन रहा। एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा करता था, बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से करता था, जस्टिस भी प्रोवाइड करता था। हालांकि अपने आप स्तर पे अलग व्यक्ति था, ठीक है, क्लियर इतना। तो इसके बारे में लिखना। बलबन ने बलबन ने अपने आप को उच्च रक्त का दिखाने के लिए, अपने आप को उच्च रक्त का दिखाने के लिए, उच्च रक्त का दिखाने के लिए अपने आप को जिल्ले इलाही, अपने आप को जिल्ले इलाही मतलब लिखना अल्लाह का नूर, खुदा का नूर, ब्रैकेट में लिखना खुदा का नूर। मतलब खुदा का नूर मतलब, या फिर गॉड ऑन अर्थ, मतलब कुछ भी लिख लेना, मतलब जिल्ले इलाही मतलब कि भगवान ही मानो इसे एक तरह से लैंड का, ठीक है। अपने आप को जिल्ले इलाही और ईरान के मशहूर नायक आफरा सियाब का वंशज घोषित किया। ईरान के मशहूर नायक आफरा सियाब का वंशज घोषित किया। घोषित किया। इसने अपने दरबार में इसने अपने दरबार में ईरान की प्रथाएं पाबोस, इसने अपने दरबार में ईरान की प्रथाएं पाबोस, पाबोस लिखना सुल्तान के कदम चूमना, पाबोस सुल्तान के कदम चूमना, कॉमा सजदा, सजदा, सजदा में लिखना ब्रैकेट में सुल्तान को कमर तक झुककर सलाम करना, सुल्तान को कमर तक झुककर सलाम करना। एवं नौरोज, एवं नौरोज, नौरोज के ब्रैकेट में लिखना सुल्तान का जन्म दिवस 9 दिन तक मनाना। नौरोज सुल्तान का जन्मदिन 9 दिन तक मनाना। की प्रथाएं की प्रथाओं की शुरुआत की, शुरुआत की। आगे लिखना इस्लामिक
मुल्ला एवं मौलवियों को खुश करने के लिए, इस्लामिक मुल्ला एवं मौलवियों को खुश करने के लिए, खुश करने के लिए इसने धर्म को राजनीति में मिला दिया, धर्म को राजनीति में मिला दिया और अपने दरबार में, और अपने दरबार में सभी गैर इस्लामिक परंपराओं को प्रतिबंधित कर दिया। क्या? सभी गैर इस्लामिक प्रथाओं को प्रतिबंधित कर दिया। गैर इस्लामिक मतलब म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, शराब हो गई, सबको प्रतिबंधित कर दिया था उसने। आगे लिखना। इसने अपने को उच्च रक्त का मानते हुए, अपने को उच्च रक्त का मानते हुए निम्न रक्त के लोगों के साथ भेदभाव किया, भेदभाव किया और चालीसा के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर देखकर इसने चालीसा की समाप्ति की। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या बोला था? और चालीसा के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर इसने चालीसा की समाप्ति की। ठीक है, इतना लिखा। अभी पैराग्राफ चेंज करना। आ, इसने बलबन ने अपने राज्य की मंगोल आक्रमणों से रक्षा की, अपने राज्य की मंगोल आक्रमणों से रक्षा की, आगे लिखना। इसने बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह को, बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह को, बंगाल में तुगरिल खान, TUGRIL मतलब तुगरिल खान के विद्रोह को बर्बरता पूर्वक दबाया, बर्बरता पूर्वक दबाया, बर्बरता पूर्वक दबाया। बेसिकली बंगाल में ना तुगरिल खान एक छोटा राजा था, विद्रोह कर दिया था। बंगाल में इसका एक बेटा राज्यपाल था, बुगरा खान। ठीक है, तो बलबन जाता है, तुगरिल खान को विद्रोह दबाता है। तुगरिल खान के जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितने प्रशासक होते हैं, सबके गले काट के सड़कों में बिछवा देता है, बहुत बर्बरता पूर्वक। वापस दिल्ली आता है, तो जब बलबन मरने वाला होता है ना लगभग लगभग, तो बुगरा खान को बोलता है कि आजा भाई, मेरी सत्ता संभाल ले। बुगरा खान बोलता है मैं आऊंगा नहीं मैं तुम्हारे पास। बुगरिल जब बुगरा खान देखता है कि मेरे बाप ने क्या किया तुगरिल खान का हाल हो, तब से उसके अंदर डर बैठ जाता है कि भैया इसके पास तो जाना ही नहीं है। तो बलबन ऐसा व्यक्ति था जिससे खुद इसका बेटा भी इससे डरता था कि भैया क्या कर रहा है। ठीक है, तो तुगरिल खान का विद्रोह जब दबाया था, उसने बच्चे बच्चे सबके सर सुर काट के बिल्कुल भालों पे पूरे दीवारों पे सजा दिए थे। तो वहां से एक वो हो गया, ट्रॉमा में बैठ गया था उसके बेटे को। ठीक है, तो लिखना, ये लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह को दबाया और मेवात क्षेत्र में
और मेवात क्षेत्र में मेवात क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं से निपटने के लिए, मेवात के क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं से निपटने के लिए लॉ एवं रक्त नीति, लॉ एवं रक्त नीति का अनुपालन किया। लॉ एवं रक्त की नीति का लॉ एवं रक्त नीति आपको बताओ, लिखा नहीं रहा हूं। बेसिकली क्या है कि जितने भी उसके दुश्मन थे उनका लॉ मतलब तलवार से रक्त निकालना, बेसिकली उनका बिल्कुल कुछ ना सुनना। वो बोलते नहीं कि भाई नो दलील नो अपील नो वकील, कुछ नहीं, दुश्मनों मेरा तलवार निकाली काटा निकला आगे, ठीक है। तो लॉ एवं रक्त की नीति का अनुपालन किया। आगे लिखना, बस लाइन जोड़ लो इसमें। बलबन की मृत्यु 1286 में हुई। 1286 में हुई, जिसके बाद इनका शासन कमजोर पड़ गया। पड़ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे बलवंत साहब थे। बाकी हमारे कैकूबाद कयूमर है, दो दो लाइनें को मैं कल की क्लास में करा दूंगा। तो आज सल्तनत का ये हमने जो गुलाम वंश था ना, गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। कल मेरे ख्याल से खिलजी और तुगलक दोनों निपटा सकते हैं हम, अगर थोड़ा खिलजी तो निपटा ही देंगे पूरा, ठीक है। खिलजी में अगर अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं हम, बाकी का कुछ रूल नहीं। किसी को डाउट है कुछ? ठीक है, तो आज इतना करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं कल।